बता रहा हूं, विज्ञान है। क्या कहते हैं, लोगों ने क्या सोचा, लोगों ने सोचा किसकी सरकार है नहीं देखना है, कौन सी पार्टी है नहीं देखना है, जो सरकार प्राइवेटाइजेशन पर अमल करती है उसको परास्त करना है। जनता ने तेलुगु देशम को प्राइवेटाइजेशन के लिए दंड दिया, जनता ने कांग्रेस को कर्नाटका में दंड दिया, आंध्र प्रदेश में जब दंड दिया तो कांग्रेस की सरकार बनाई और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार छीन ली और दूसरे लोगों की सरकार लाई। ये आंकड़े बहुत स्पष्ट है, मैसेज बहुत क्लियर है, जनता का मैसेज है, जो सरकार प्राइवेटाइजेशन करेगी जनता उसके विरोध में। तमिलनाडु में 39 सीटों पर लोकसभा की सीटों का चुनाव हुआ, जयललिता ने प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया, परिणाम था 39 सीटों पर चुनाव हुआ, जयललिता 39 सीटों पर चुनाव हार गई। अभी कल परसों तमिलनाडु में चुनाव हुआ, जयललिता को फिर जनता ने दंड दिया और वहां उसकी सरकार छीन ली। केरला में 25 लोकसभा की सीटें सरकार कांग्रेस की, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 18 जगहों पर कांग्रेस को हराया, 7 जगहों पर कांग्रेस को जिताया। जब विधानसभा का कल चुनाव हुआ फिर कांग्रेस को परास्त किया। सरकार कांग्रेस की थी और सरकार को कल विधानसभा के चुनाव में लोगों ने फिर उसको परास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लो, उत्तर प्रदेश में 81 लोकसभा की सीटें, बीजेपी के पास 31 सीटें। अटल अडवाणी ने चुनाव के पहले ही मान लिया था कि यूपी में हम चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए कल्याण सिंह को उन्होंने जो पार्टी से निकाला था, कल्याण सिंह के हाथ पैर जोड़े, फिर उसको पार्टी में लाया। कल्याण सिंह को पार्टी में लाने के बाद उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है, पिछले लोकसभा में बीजेपी के पास 31 लोकसभा की सीटें थी, 81 में 81 सीटें हैं, 31 बीजेपी की। चुनाव हुआ, 10 जगह पर बीजेपी जीती, 71 जगह पर बीजेपी हार गई। कल्याण सिंह को लाकर भी बीजेपी का कल्याण नहीं हुआ। ऑल इंडिया का टैली देखते हैं। पिछले लोकसभा में कांग्रेस के पास 111 सीटें थी, कांग्रेस की 142 सीटें आई, कांग्रेस को 31 सीटों का बेनिफिट हुआ। बीजेपी के 182 सीटें थी, बीजेपी की सीटें चुनकर आई 131, इसका मतलब है 51 सीटों पर बीजेपी हार गई। कांग्रेस 31 सीटों पर जीती, बीजेपी 51 सीटों पर हार गई। अगर बीजेपी 51 सीटों पर हार गई तो जनता ने 51 सीटों पर कांग्रेस को जिताना चाहिए था। जनता ने 51 सीटों पर मिनिमम 51 सीटों पर ज्यादा जिताना चाहिए था। जनता ने 51 सीटों पर नहीं जिताया, 31 सीटों पर जिताया। इसका क्या अर्थ है? आंकड़ों की बोली समझनी पड़ती है, आंकड़ों की बोली, इसको कहते हैं साइकोलॉजी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जनता ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में 51 सीटों पर बीजेपी को हराया और 31 सीटों पर कांग्रेस को जिताया। इसका मतलब है जनता कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प नहीं मानती है। अगर मानती होती तो 51 सीटों पर जब बीजेपी को हराया तो 51 सीटों पर जनता कांग्रेस को जिताती। जब जनता ने कांग्रेस को, बीजेपी को 51 सीटों पर हराया तो कांग्रेस को 51 सीटों पर जब नहीं जिताया तो प्रमाणित होता है जनता कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि जनता ये सोचती है कि प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम कांग्रेस ने ही शुरू किया। कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस में नीतिगत कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए कांग्रेस को विकल्प नहीं माना। कांग्रेस के पास 142 सीटें आई, 142 सीटों पर
कोई भी पार्टी देश पर राज नहीं कर सकती है। देश पर राज करने के लिए 543 सीटें लोकसभा की है, उसमें 273 सीटें सिंपल मेजॉरिटी के लिए चाहिए। कांग्रेस के पास 142 सीटें आई। कांग्रेस के पास देश पर राज करने का जनादेश नहीं। ओवरऑल जनादेश क्या है? जनादेश है प्राइवेटाइजेशन के विरोध में। छत्तीसगढ़ की बात ले लो। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई, बीजेपी आ गई। फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, 18 लोकसभा की सीटें थी। चुनाव हुआ, 17 जगह कांग्रेस हार गई, 18वीं एक सीट कांग्रेस जीत गई। वो कांग्रेस की 18वीं सीट कौन सी थी? अजीत जोगी की थी। अजीत जोगी चुनाव क्यों जीत गया? चुनाव प्रचार करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद टीवी पर दिखाया जाता था कि उसको ऑक्सीजन लगाया हुआ है, तो वो ऐसा हवा ले रहा होता ना, वो ऑक्सीजन में ऐसा होता ना, ऐसा ऐसा। वो लोगों को देखा, लोगों ने देखा कि ये जा रहा है, जा रहा है, ये जा रहा है। तो चुनाव क्षेत्र के लोगों ने सोचा जब जा ही रहा है तो लोगों ने एडवांस बुकिंग में उसको श्रद्धांजलि दे दी, उसको जिता दिया। हर चीज, हर एक्शन की कोई ना कोई बोली होती है, उस बोली को समझना बहुत जरूरी होती है कि ये आदमी जा रहा है तो खामखा। तो इसको जनता ने सहानुभूति के तहत इसको एडवांस बुकिंग में, चलो भाई अब जा ही रहा है, अभी क्या करते हैं, उसको श्रद्धांजलि दे देते हैं। केवल एक सीट जो है ये अजीत जोगी जीत पाया, क्योंकि वहां अजीत जोगी ने भी बाल्को का प्राइवेटाइजेशन करने का पहले विरोध किया। हाईकमांड के आदेश पर उसने प्राइवेटाइजेशन को मान्यता दी, सारी जनता उसके विरोध में हो गई। मैं सारी चीजें फैक्ट के आधार पर बता रहा हूं। जनता का जनादेश प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है, ये मैंने आंकड़ों के साथ बताया। दूसरा आंकड़ा, कम्युनिस्टों को संसद में 40 सीटों से ज्यादा सीटें भारत के संसदीय इतिहास में कभी नहीं मिली। पहली बार कम्युनिस्टों को 63 सीटें मिली। पहली बार कम्युनिस्टों को 63 सीटें मिली। केवल 63 सीटें मिले नहीं, बल्कि संसद में अगर सरकार बनानी है तो कम्युनिस्टों के मदद के बगैर सेंट्रल में किसी की सरकार बनना संभव नहीं है। ये सिचुएशन भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार घटित हुआ। कम्युनिस्टों के मदद के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, ये घटना भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ। ऐसा क्यों हुआ? कम्युनिस्टों ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया तो जनता ने 40 के नीचे सीटें जीतने वाली जो कम्युनिस्ट पार्टियां है उसको 63 सीटें तक उनको आगे बढ़ाया और भारत की प्रजा ने कम्युनिस्टों पर एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी, एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिस्टों के ऊपर भारत की प्रजा ने सौंपी। अब कम्युनिस्टों के सामने संकट खड़ा हुआ। बीजेपी को तो परास्त कर दिया, अगर सरकार दिल्ली में नहीं बनाते हैं तो फिर से बीजेपी आने का खतरा है। तो कम्युनिस्टों को लगा सरकार बनानी होगी। अब सरकार बनानी है तो किसकी बनानी है? कांग्रेस की बनानी होगी। कम्युनिस्टों ने सोचा अगर कम्युनिस्टों कांग्रेस की सरकार बनानी है, जनता ने हमें प्राइवेटाइजेशन के विरोध में वोट दिया, कम्युनिस्ट प्राइवेटाइजेशन की समर्थक पार्टी है, अगर कम्युनिस्ट कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो जिस जनता ने हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन के विरोध में वोट दिया वो जनता नाराज हो जाएगी। अगर जनता नाराज हो जाएगी तो अभी तो चुप रहेगी, जब चुनाव आएगा तो कम्युनिस्टों को सबक सिखाए बगैर नहीं रहेगी। ऐसा कम्युनिस्टों ने सोचा। करे तो क्या करे? कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कम्युनिस्टों ने 8 दिन का समय लिया, मीटिंग पर मीटिंग। आप रिकॉर्ड देखो, दिन भर मीटिंग। वो जो दिन भर मीटिंग करते रहे, ये द्वंद्व क्यों खड़ा हुआ
कि जनता ने हमको प्राइवेटाइजेशन के विरोध में वोट दिया। अगर हमने कांग्रेस की सरकार बनाई तो जनता का ये समझ हो जाएगी कि जनता के साथ कम्युनिस्टों ने धोखेबाजी की। इसलिए कम्युनिस्टों ने क्या किया? कम्युनिस्टों ने ये किया कि कांग्रेस को कहा, भाई देखो ऐसा है, कांग्रेस की सरकार हम बनाना चाहते हैं मगर एक शर्त पर, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन जो नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस पर हमारा यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, ये लिखित होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। कांग्रेस ने प्लान बनाया कि कम्युनिस्टों को सरकार में शामिल होना चाहिए। दो अपनी अपनी दांवपेच खेल रहे कि अगर कम्युनिस्ट सरकार के अंदर आ गए तो सरकार की मजबूरियां समझना उनको आसान हो जाएगा, जैसे बंगाल में समझ में आती है। और इधर भी धीरे धीरे हम उनको प्राइवेटाइजेशन में जाल में उसको अटका देंगे। कम्युनिस्टों ने जान लिया कि ये तो जाल कांग्रेस का है, इस जाल में हमको फंसना नहीं चाहिए, जनता सबक सिखाएगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम सरकार के बाहर रहेंगे मगर समर्थन कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को लिखित देना होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है अगर वो लॉस में है तो उसको प्रॉफिट में आने के लिए पहले प्रयास किया जाएगा, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में सुधार किया जाएगा और किसी भी स्थिति में प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। नवरत्ना कंपनी को प्राइवेटाइज करने का सवाल ही नहीं है, मगर किसी भी यूनिट को प्राइवेटाइज करने के लिए सिद्धांततः हमारा विरोध है। ये बात उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखवाई, लिखित है, रिटर्न में कम्युनिस्टों ने लिखवाई। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन का अपना एजेंडा बिल्कुल बंद नहीं किया, उन्होंने चालू ही रखा। प्राइवेटाइजेशन से पीछे लेने के लिए उन्होंने मना किया। सरकार, प्रधानमंत्री उनका, अर्थमंत्री उनका, सरकार उनकी, कम्युनिस्टों का बाहर से समर्थन। अब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम चालू रखा। कम्युनिस्ट लोग जब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम चालू रखा तो कम्युनिस्ट लोगों ने क्या प्लान बनाया, जो हमारे सामने है। क्या प्लान बनाया कि बाहर सरकार का विरोध किया जाए और संसद के अंदर किसी भी हालत में सरकार गिरने ना दिया जाए। कम्युनिस्टों ने नीति बनाई। तो कम्युनिस्टों ने क्या किया, पहले तो मनमोहन सिंह को 3-3 घंटा उसका क्लासेस लेकर समझाते रहे। मनमोहन सिंह भी बड़ा घाघ आदमी, लोग कहते वो बड़ा ईमानदार है। मनमोहन सिंह के बारे में सारा प्रचार माध्यम, सारे ब्राह्मणी प्रचार माध्यम क्या कहते, बहुत ईमानदार आदमी है मनमोहन सिंह, बहुत ईमानदार आदमी है। तो मनमोहन सिंह के ईमानदारी का क्या अचार डालने का? मनमोहन सिंह ईमानदार है, चलो मान लिया ईमानदार है, क्या करने का उसका? अचार डालने का, चाटने का। इधर जिसकी ईमानदारी साली गरीबों के काम में नहीं आती, उस ईमानदारी को क्या चाटने का, उसका अचार डालने का क्या मतलब है? कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली साफ सुथरा है, भ्रष्ट नहीं है, कोई आदमी भ्रष्ट नहीं है, उसके मंत्रिमंडल के सारे मंत्री भ्रष्ट है, फिर भी वो उसको बर्दाश्त करता है, फिर भी अखबार वाले लिखते हैं नहीं नहीं प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करता है, वो भ्रष्टाचार नहीं करता है, वो नहीं करता, बाकी सारे लोगों को करने देता है, उसके लिए उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर भी वो ईमानदार है। ये चीजें जो हमारे सामने होती है, दिखाई देती है। अब वो बार बार नरसिंह राव को, मनमोहन सिंह को जाकर समझाते हैं, कम्युनिस्ट क्लास लेते हैं और मनमोहन सिंह भी उनकी बात सुनता है, मगर प्राइवेटाइजेशन की बात पर अमल करना चालू ही रखता है।
ऐसे स्थिति में कम्युनिस्टों के सामने एक संकट खड़ा हो गया। क्या संकट खड़ा हुआ? ऐसे स्थिति में सरकार का अगर समर्थन जारी रखते हैं तो जनता में मैसेज जाएगा कि हम धोखेबाज आदमी हैं। तो उन्होंने दूसरा रास्ता तरीका किया कि अंदर संसद के अंदर जब बहस होगी और वोटिंग डालने का मामला आएगा तो कम्युनिस्ट सरकार को संसद में गिरने नहीं देंगे, मगर कम्युनिस्ट संसद के बाहर सरकार का इकोनॉमिक पॉलिसी का विरोध करते रहेंगे। अगर जनता ने कम्युनिस्टों को पूछा, जनता का जनादेश प्राइवेटाइजेशन के विरोध में, इसलिए जनादेश को ध्यान रखना ही होगा। अगर जनता पूछेगी कि संसद में तुम उस सरकार को चला रहे हो, एरोड्राम का प्राइवेटाइजेशन और कई चीजों की बातें, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये 2 साल में बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन के कार्यक्रम, बहुत सारी मुद्दे जो है उन लोगों ने चलाए। तो बहुत सारी बातें जो उन्होंने चलाई प्राइवेटाइजेशन की, इवन नवरत्ना कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का मामला उन्होंने खड़ा किया। बीच के पीरियड में मारुति के शेयर भी उन्होंने और बेचे, कुछ कंपनी के और भी शेयर बेचने का काम उन्होंने किया। यानी प्राइवेटाइजेशन का काम जारी है, बंद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जनता हम लोगों को पूछेगी, भाई तुम आज सरकार का संसद में समर्थन करते हो, बाहर में विरोध करते हो, तो ये कैसे चलेगा? ये धोखेबाजी है। ऐसी सिचुएशन में कम्युनिस्ट लोग लोगों को क्या बताते हैं? कम्युनिस्ट लोगों को फिर धोखेबाजी करते हैं। संसद में समर्थन देना, बाहर में विरोध करना, ये तो अपने आप में धोखेबाजी है। बंगाल में प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करना, दिल्ली में विरोध करना, ये भी धोखेबाजी है। अगर जनता पूछे कि संसद में समर्थन करते हो, संसद के बाहर विरोध करते हो, ये दोहरी नीति कैसे चलेगी, ये धोखेबाजी है, तो कम्युनिस्ट लोगों ने उसका भी जवाब ढूंढ कर निकाला। क्योंकि धोखेबाजी देनी है तो जवाब ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने धोखेबाजी का एक जवाब और ढूंढ के निकाला। क्या कहा कि अगर हमने संसद में सरकार का विरोध किया, सरकार संसद में गिर जाएगी। अगर संसद में सरकार गिर गई तो मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। मध्यावधि चुनाव हो जाएगा तो बीजेपी फिर से चुनकर आएगी। क्या बताते हो लोगों को? लोगों बताते हैं कि बीजेपी चुनकर आएगी। अगर हमने सरकार को गिराया, मध्यावधि चुनाव होगा, जनता पर टैक्स बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, बीजेपी की सरकार आएगी, प्राइवेटाइजेशन फिर बरकरार रहेगा। यानी जो कम्युनिस्ट धोखेबाजी कर रहे हैं, उस जनता को डर बता रहे हैं, देखो अगर तुम हमारी बात को धोखेबाजी मानते हो तो बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी ना आए इसलिए तो हम अंदर विरोध समर्थन करते हैं और बाहर विरोध करते हैं। यानी एक दोहरापन जो कम्युनिस्टों का है उसका भी समर्थन करने का कारण उन्होंने ढूंढकर निकाला और वो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। ओवरऑल क्या रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि संसद में समर्थन जारी रहेगा, बाहर विरोध जारी रहेगा। 5 स्टेट का विधानसभा में चुनाव हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात ने स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? ये सरकार प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करती है, अभी 5 स्टेट के चुनाव होने दो, इसके समर्थन पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे। क्या कहा? 5 स्टेट का विधानसभा का चुनाव आया तो प्रकाश करात को भी डाउट हो गया, साला हमारी जो दोहरी नीति है, ये दोहरी नीति अगर लोगों को समझ में आ जाए तो विधानसभा में वो हमारे विरोध में जा सकते हैं। तो क्या किया जाए? उसने एकदम अंतिम बात बताई, विधानसभा का चुनाव होने दो, जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो जाएगा
दिल्ली में हम सरकार के समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे। यानी जो प्राइवेटाइजेशन के विरोध वाली जनता है उसका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जो दोहरी रणनीति कम्युनिस्टों ने बनाई उसके बारे में जनता के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जनता को आश्वासन दिया, हम इस सरकार को संसद में अब पुनर्विचार समर्थन का करने वाले हैं, ये विधानसभा का चुनाव होने दो। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? कम्युनिस्टों ने इसलिए दिया क्योंकि वो आशंकित जो प्रजा है, वोटर है, उन लोगों को कहा कि हम विधानसभा के चुनाव के बाद में इनका बंदोबस्त करेंगे। ऐसा कह के उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जनता का जो रुझान है, केंद्र की जो सरकार है उसके विरोध में जो लोगों का गुस्सा है, उसको 5 स्टेट के चुनाव में कम्युनिस्टों के समर्थन में कन्वर्ट करने के लिए कम्युनिस्टों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। और 5 स्टेट में जब रिजल्ट आया कम्युनिस्टों के फेवर में आया, जनता ने फिर इस बात को ध्यान में रखकर कम्युनिस्टों को वोट दिया और रिजल्ट आने के दूसरे तीसरे दिन कम्युनिस्टों ने घोषित किया संसद में सरकार गिरे ना, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये एक बार पढ़ते होंगे आप लोग, ये स्टेटमेंट है कांग्रेस कम्युनिस्टों का। इसका मतलब है 5 स्टेट के विधानसभा में लोगों का वोट प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हासिल करने के लिए हम 5 स्टेट के चुनाव के बाद हम केंद्र सरकार के समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे। ये स्टेटमेंट प्राइवेटाइजेशन के विरोध वाले लोगों का वोट हासिल करने के लिए प्रकाश करात ने कम्युनिस्टों ने दिया। और चुनाव के बाद कहा कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है और ये सरकार जो है चलती रहे, 5 साल पूरा करे, टर्म पूरा करे, वर्धन का स्टेटमेंट 5 साल पूरा करे, ये हम इंश्योर करेंगे। वर्धन ने केरला में ये स्टेटमेंट दिया, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। इसका मतलब है, ये मैं करंट एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं, ये सारा उदाहरण, सारी बातें ये सिद्ध करती है कि लोगों के इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने का, जैसे अर्जुन सिंह ने रिजर्वेशन के बारे में इमोशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए खेल खेला, उसी तरह से कम्युनिस्टों ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जो जनमत है, उस जनमत के भावना जो है, उन भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने ये सारी दोहरी रणनीति अपनाई हुई है। तो ये सारा खेल जो कम्युनिस्टों का है, ये सारा खेल धोखेबाजी का खेल है। अभी हमारे कार्यकर्ता मिस्टर गौतम, उन्होंने मुझे कहा कि कम्युनिस्ट लोगों ने एक पर्चा निकाला है, उसमें उन्होंने कहा कि कामगार लोगों का दुश्मन एक नहीं है, कैपिटलिस्ट ही कामगार लोगों का दुश्मन नहीं है, ब्राह्मणवाद भी कामगार लोगों का दुश्मन है। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने पत्रक निकाला। अब हमारे गौतम जी को ये जानकारी नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकृत दस्तावेज नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। कम्युनिस्ट लोग जब तक कोई रिटर्न रेजोल्यूशन पास नहीं करते तब तक उन नीतियों को उन्होंने मान्यता दी, ऐसा वो मानते ही नहीं है। उनका अपना वर्किंग मेथड है। अगर लोकल बॉडी ने, किसी यूनिट ने कोई पंपलेट निकाला कि कामगार लोगों के 2 दुश्मन हैं, एक कैपिटलिस्ट है, एक ब्राह्मणवाद है, तो लोकल लोग अपनी सुविधाओं के अनुसार ऐसा कुछ भी पंपलेट निकाल दे, इसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। और अगर उन्होंने कहा भी है तो ये बात तो कम्युनिस्टों की नहीं है। मनमाड़ में बाबा साहब अम्बेडकर ने कामगार लोगों के परिषद में, ये बाबा साहब का कहा हुआ स्टेटमेंट है कि कामगार लोगों के एक दुश्मन नहीं 2 दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद है, एक कैपिटलिज्म है, एक ब्राह्मणिज्म है। ये स्टेटमेंट बाबा साहब अम्बेडकर का मनमाड़ में जो उन्होंने स्पीच किया था वहां वो उन्होंने कहा हुआ है, कम्युनिस्ट का थोड़ी है ये बात भी हम लोगों को समझना होगा, ये बात भी ध्यान रखना होगा। देखो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
इस देश में बीजेपी गठबंधन, बीजेपी ब्राह्मणों की, उसके नीचे गठबंधन नेतृत्व ब्राह्मणों का, कांग्रेस गठबंधन कांग्रेस ब्राह्मणों की ओरिजिनल पार्टी। आज भी कांग्रेस सभी गांव का दल है। बीजेपी 6 लाख गांव का संगठन नहीं है। 5-6 साल सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी, फिर भी बीजेपी के लोग दावा नहीं करते कि 6 लाख गांव का हमारा संगठन है। कांग्रेस 6 लाख गांव का संगठन है। हर गांव का संगठन है कांग्रेस। कांग्रेस इज ओरिजिनल ब्राह्मणिकल पार्टी। बीजेपी आज भी, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जवाहरलाल नेहरू ने 60% ब्राह्मणों को टिकटें दी। ये ताकत बीजेपी के पास आज भी नहीं है कि वो 60% ब्राह्मणों को टिकटें दे। ये औकात आज भी बीजेपी के पास नहीं है कि वो 60% ब्राह्मणों को टिकट दे। कांग्रेस जो है ये ओरिजिनल ब्राह्मणवादी पार्टी है और बीजेपी जो है ये भी ब्राह्मणवादी पार्टी है। ये दोनों ब्राह्मणवादी पार्टियां है। दोनों के नीचे शूद्रों का गठबंधन है। शूद्र दिल्ली में उनकी सरकार बनाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट शूद्रों की राज्यों में सरकार बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करुणानिधि दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन करती है और दिल्ली में कांग्रेस जो है तमिलनाडु में करुणानिधि का समर्थन करती है और कहती है कि हमको मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं होना है, करुणानिधि जी आप ही सरकार चलाओ, दिल्ली में आपका समर्थन। जब कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार में हिस्सेदार नहीं बनती है तो जानते हो उसका क्या मीनिंग है? दिल्ली में कांग्रेस जो भी करे इसके विरोध में करुणानिधि एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। ये चीजें हम लोगों को राजनीति समझनी चाहिए। ये हमारे सामने। तो शूद्रों की सरकार राज्यों में बनाना और शूद्रों ने मिलकर दिल्ली में ब्राह्मणों की सरकार बनाना। जब सारे शूद्र मिलकर दिल्ली में ब्राह्मणों की सरकार बनाते हैं तो दिल्ली में ब्राह्मणों की सुल्तानी शुरू होती है। यानी बीजेपी ब्राह्मणों की, कांग्रेस ब्राह्मणों की और कांग्रेस की सरकार बनाने वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी ब्राह्मणों की। कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक भारत में कौन है? अमृत डांगे, महाराष्ट्र का ब्राह्मण। राजेश्वर राव ब्राह्मण, नंबूद्रीपाद ब्राह्मण, प्रकाश करात ब्राह्मण। तो ये सारे जो कम्युनिस्टों का जो कंट्रोल है वो सारा का सारा ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। अब ये पार्टी सिस्टम और सोशल सिस्टम को कंपेयर करते हैं ताकि ये चीजें हम लोगों को समझ में आए। ये सोशल सिस्टम क्या है? ये सोशल सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके में क्या है? ब्राह्मण का अधिकार, क्षत्रिय का अधिकार, वैश्य का अधिकार और शूद्र का क्या अधिकार है? 3 वर्ण की सेवा करना। शूद्र का धर्म क्या है? ब्राह्मण का एक धर्म है। वर्ण धर्म जो है ये भी बड़ी अजीब बात है। वर्ण धर्म में 4 धर्म है। ब्राह्मणों का अलग धर्म है, क्षत्रियों का अलग धर्म है, वैश्य का अलग धर्म है, शूद्र का अलग धर्म है। शूद्र का क्या धर्म है? 3 वर्ण की सेवा करना और सेवा के बदले में कुछ नहीं मांगना। और एक सेवा करना, सेवा के बदले में कुछ नहीं मांगना। उसके लिए संस्कृत में शब्द प्रयोग किया है निष्काम। निष्काम भाव होना चाहिए। निष्काम भाव का मतलब क्या है? किसी किस्म की इच्छा आकांक्षा ना धरते हुए सेवा करना। यानी शूद्र का वर्ण व्यवस्था में काम है 3 वर्ण की सेवा करना। अब ये सोशल सिस्टम है। अभी पार्टी सिस्टम देते हैं।
बीजेपी ब्राह्मणों की, कांग्रेस ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबके ऊपर। अच्छा, जो ब्राह्मण पार्टी सिस्टम में सबके ऊपर है, तो इसमें 3 बेस है। पार्टी सिस्टम में 3 बेस होते हैं, लीडर बेस, कैडर बेस, फॉलोअर बेस। लीडर बेस, कैडर बेस, फॉलोअर बेस। लीडर बेस ब्राह्मणों का, कैडर बेस सेवा करने वाले लोगों का। पम्पलेट चिपकाना, वॉल पोस्टर चिपकाना, बैनर चिपकाना, झंडा उठाना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नमुद्रीपा, जोर से आवाज निकाल। ये शूद्र ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। समझ रहे ना, फंडामेंटल बात बता रहा हूं। ये जो वर्ना सिस्टम है, ये पार्टी सिस्टम में एज इट इज है कि यहां तुम्हारा सेवा करने का काम है। सोशल सिस्टम में, पार्टी सिस्टम में लीडर बेस का काम है निर्णय करना, नीति बनाना, नेतृत्व करना, अमल करना। वहां हम लोग है नहीं, वहां हमारा पार्टी सिस्टम में क्या काम का है, हम कैडर बेस है। पार्टी का हमारा बेस जो क्या है, कैडर है। हम फॉलो करते हैं। हमारे पास नेतृत्व नहीं, निर्णय करने का अधिकार नहीं, निर्णय बनाने का अधिकार नहीं, नीति बनाने का अधिकार नहीं, हमारे पास अमल करने का अधिकार नहीं। पार्टी सिस्टम में न बीजेपी में है। उमा भारती का स्टेटमेंट पढ़ो, बोलते मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, तो महाजन ने कहा सांसदीय दल का निर्णय है। उमा भारती ने कहा सांसदीय दल में बामन के अलावा कौन है। तो फिर पत्रकारों ने उमा को कहा कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है, शिवराज चौहान भी मुख्यमंत्री है। तो उमा ने कहा उनके पास क्या अधिकार है। ये उमा भारती का स्टेटमेंट है। कल्याण सिंह जब पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, तो उसने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने के समय में बहुत सारे जो फैसले हुए वो मुझे मालूम ही नहीं है। फैसले होते थे, अमल में लाते थे, मुझे मालूम ही नहीं होता था। साला सरकार फिर भी चल रही है। कल्याण सिंह ने स्टेटमेंट दिया था। इसका मतलब यह है कि वोट आप लोगों के ज्यादा है, इसलिए दिखाने के लिए शूद्रों को सामने रखा जाता है। निर्णय करने के लिए, अमल करने के लिए नहीं दिया जाता है। मगर आप लोगों के वोट ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को सामने रखा जाता है। वोट हासिल करने के लिए आपका उपयोग करना है, निर्णय करने के लिए, नीति बनाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वहां नहीं रखा है। जो ऐसा करता है उसको निकाल दिया जाता है। सुशील कुमार, विलासराव को मुख्यमंत्री पद से निकाला, सुशील कुमार को लाया। विलासराव को पूछा क्यों निकाला, क्यों इस्तीफा दिया। नहीं मुझे मालूम नहीं है मैंने इस्तीफा क्यों दिया, मुझे मालूम नहीं, हाईकमांड ने बोला मैंने दे दिया। अरे कुछ कारण तो बताया होगा। नहीं मुझे नहीं बताया। अरे तो मुख्यमंत्री बनाते वक्त कारण बताया था क्या, तुम बहुत लायक हो इसलिए तुमको मुख्यमंत्री बनाया जाता, बताया था क्या। सत्ता उनकी इसलिए तुमको दिया, जब उनको लगा दिया, जब उनको बोला निकाल दिया। सुशील कुमार को लाया, सुशील कुमार को पूछा कसं वाटते तुम्हाला मुख्यमंत्री। नहीं सोनिया जी, राजीव गांधी जब थे तब उन्होंने मुझे जो मैं एक अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता, वो मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे वो मैं निभाते रहता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं है। हम्बल सुशील कुमार का तुमने टीवी पर देखा होगा। तो उसको गवर्नर बनाया, यहां से निकाल दिया, गवर्नर बनाया, गवर्नर से निकाल कर दिल्ली में लिया। फिर पूछा कैसा कसं वाटते आता दिल्लीमध्ये। नाही राजीव गांधीच्या काळापासून मी एक निष्ठावंत सेवक आहे आणि त्यामुळे ते जे जबाबदारी देतील ती जबाबदारी पार पाडणे, निष्ठावंतपणे पार पाडणे मी निष्ठावंत आहे। गुलामीचं सुद्धा एक साला वेगळं नाव आहे, निष्ठावंत।
कांग्रेस भी वाले बड़े होशियार लोग हैं। तो इस तरह से हमारे सामने घटित हुआ। तो ये जो पार्टी सिस्टम है इसमें उन्होंने वर्ना सिस्टम को एडॉप्ट किया। नीति का, निर्णय का, नेतृत्व का, प्रशासन का, अमल का अधिकार साथ में रखा। वहां वर्ण व्यवस्था में सेवा करने का काम तो पार्टी सिस्टम में भी सेवा करने का ही काम है। पर्चे चिपकाना, वाल पोस्टर लगाना, जिंदाबाद करना, झंडे उठाना, नेता का स्लोगन लगाना, स्लोगन करके जोर जोर से चिल्लाना, लोगों को घर से निकालना, फिर मोर्चे में लेके जाना, रेल में टिकट निकाले बगैर लोगों को जिंदाबाद का जोर से आवाज लिखा के बिठा देना, फिर वो वहां दिल्ली तक पहुंचाना, दिल्ली से वापस फिर घर तक पहुंचाना। काम सेवा करने का वर्ण व्यवस्था में जो काम शूद्र का है, वर्ण सिस्टम में, पार्टी सिस्टम में यही काम इन लोगों का है। ये लोग फिर भी हमारे लोगों को, ये लोग ये धोखेबाजी क्यों कर सकते हैं? ये उन्होंने सारा सिस्टम बनाया हुआ है। ये चीज बुनियादी रूप से फंडामेंटली हम लोगों को समझना होगा। ये समझ में आएगा तो हम लोगों को इनका दोहरापन, इनकी जो धोखेबाजी है, ये धोखेबाजी हम लोगों को समझ में आएगी। अन्यथा ये धोखेबाजी समझ में नहीं आएगी। कम्युनिस्ट लोग जब पार्लियामेंट के बाहर विरोध करते हैं तो नरसिंह राव ने इसको मनमोहन सिंह ने बुलाया कि आप इतने जोर जोर से मेरा विरोध करते हो, बाहर जनता में विरोध करते हो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। तो कम्युनिस्टों ने मनमोहन सिंह को कहा, मनमोहन जी आप राजनीति में नए नए हो, इधर दिल थोड़ी होता है, राजनीति में दिल थोड़ी रखना पड़ता है, दिल घर में छोड़ देना पड़ता है, राजनीति में दिल नहीं रखना पड़ता है। हम लोग आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। कैसे? अगर देखो संसद में हम आपका समर्थन करते हैं और बाहर हम आपका विरोध करते हैं। बाहर हम विरोध क्यों करते हैं? अगर हम बाहर विरोध ना करें तो जिस जनता ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हमारा समर्थन किया, वो जनता का आपके ऊपर विश्वास नहीं, बीजेपी के ऊपर विश्वास नहीं, अगर कम्युनिस्टों के ऊपर भी विश्वास नहीं रहेगा तो जो तीसरा विकल्प कम्युनिस्ट है, आपका दो विकल्प अगर फालतू हो गया तो कम्युनिस्ट जो ब्राह्मणों का विकल्प है अभी बचा हुआ है, अगर लोगों का विश्वास बना रहा तो समर्थन हमको मिलता रहेगा। आपके विरोध में अगर समर्थन हमको मिलता रहेगा तो भी सरकार आपकी चलती रहेगी, बनती रहेगी। आपको क्या दिक्कत है? अगर हम लोग संसद के अंदर बाहर अगर आप लोगों का विरोध करना शुरू कर दे तो जानते हो क्या होगा? अगर हम लोग संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह अगर हमने आपका समर्थन किया तो जनता हमारे ऊपर विश्वास रखना बंद कर देगी और तीसरा विकल्प जो है उस पर यकीन करने की बजाय जनता चौथा अपना कोई विकल्प खड़ा कर लेगी। अगर जनता चौथा विकल्प खड़ा कर देगी और वो विकल्प अगर SC ST OBC का होगा तो ज्यादा खतरा है। मनमोहन सिंह ने कहा सर ये तो सोचे नहीं। तो कम्युनिस्टों ने उनको कहा कि ये सोचना आपका काम थोड़ी है, तो हमारा काम है। वैसे भी आप प्रशासक हो, आप नेता तो हो नहीं, इतना दूर तक देखना देखना आपका। ये बात अच्छी है, भारत को महान बनाया जाए, महान बनाया जाए, आप सोचते हो अच्छी बात है, मगर लोकतंत्र में भारत को महान बनाने का संबंध लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों को छोड़ करके, जस्ट इग्नोर करके भारत को महान बनाने का काम करना संभव नहीं है। ये प्राइवेट में उनको ऐसा समझाते रहते। तो अब धीरे धीरे नरसिंह राव को भी समझ में आ गया, मनमोहन सिंह को भी समझ में आ गया है कि हाँ कम्युनिस्ट लोग जो है, चिदंबरम का स्टेटमेंट है, किसी ने पूछा अरे वो धमकी दे रहे समर्थन विड्रॉ का, नहीं नहीं, चिदंबरम ने कहा नहीं नहीं, कम्युनिस्ट लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, दूरदृष्टि लोग हैं और मेरा यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी फिर वापस आएगी, वो समझदार लोग हैं। यानी
उन लोगों का उन पर पक्का भरोसा है। इसका मतलब है कि ये सारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझदारी से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिर उन्होंने क्यों लिखा? तो मैंने पहले बताया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कॉमन मिनिमम विकास का कार्यक्रम नहीं है, कॉमन मिनिमम धोखेबाजी का कार्यक्रम है। क्योंकि गठबंधन सरकार में ज्यादा धोखा संभव नहीं है, ज्यादा धोखा देना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कम से कम मिनिमम तो धोखा देना ही होगा, अगर ज्यादा नहीं तो मिनिमम तो धोखा देना ही होगा। तो उन्होंने धोखेबाजी का, मिनिमम धोखेबाजी का कार्यक्रम बनाया। मगर जो चल रहा है उससे प्रमाणित होता है कि धोखेबाजी मिनिमम नहीं मैक्सिमम हो रही है। इससे भी साथियों हम लोगों को सतर्क रहना होगा। छह बज गए हैं। मैं सोचता था कि गांधी जी की हजामत करूंगा गांधी जी की हजामत करूंगा। वैसे गांधी जी की हजामत करने के लिए गांधी जी के सर पर बाल तो है नहीं है गांधी जी के सर पर बाल होते तो हजामत करने के लिए भी मजा आता। वैसे अभी मैंने ये नोट वोट तो निकाला था, गांधी जी के रेफरेंस में कुछ बातें भी मैंने नोट की थी, आप लोगों को बताना चाह रहा था। चूंकि 6 बजे का समय हो गया है और हम और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। और गांधी जी के बारे में मैं सारे देश भर में ये सब्जेक्ट सारे देश भर में चर्चा के लिए चलने वाला है। इसलिए आप लोगों को कैसेट्स, आप लोगों को कार्यक्रम चलते ही रहेंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती ही रहेगी। मैं आपके सहनशीलता का और ज़्यादा अंत देखना नहीं चाहता हूं। इसलिए गांधी जी का जो मामला है इसके बारे में अभी मैं ये नहीं समझता कि इसके बारे में अभी आपको ज़्यादा समय लेकर आपको बताया जाए। वैसे 16 अप्रैल को मैंने 1.5 घंटा लगाकर, वो कैसेट्स अवेलेबल है, यहाँ आई हुई कैसेट्स अवेलेबल है, और मैंने 1.5 घंटा इसके ऊपर बात किया। आने वाले समय में ये जो विषय है गांधी जी के रेफरेंस में, इसमें कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटे तक बोलना होगा, इतना सारा मटेरियल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक सीरीज में मैं एक बात करने वाला हूँ, उसका सब्जेक्ट है, मैं आने वाले समय में इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ, गांधी जी महान थे। इस विषय पर मैं अभियान चलाने वाला हूँ। गांधी जी महान थे। वो कैसे महान थे? जो गांधी जी के अनुयायी है वो जो बताते हैं गांधी जी महान थे, उस तरह से तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो अनुयायी बता सकते हैं। मैं तो गांधी जी का स्वभावतः विरोधी हूं। इसलिए गांधी जी कैसे महान थे, मेरे पास उनकी बहुत कहानियां हैं उनके महानता साबित करने की। इसलिए ये 5-7 घंटे का एक कार्यक्रम होगा। इसके ऊपर लगभग 5-7 घंटे का मेरा ये है। इस पर मैं बोलूँगा, उस सब्जेक्ट का नाम होगा गांधी जी महान थे। आप लोगों को और मजा आएगा, मनोरंजन भी होगा। मैं कोशिश करूँगा मजा भी आवे, मनोरंजन भी हो और साथ साथ प्रबोधन भी हो जाए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका बहुत इससे प्रबोधन होगा। अब इस मौके पर मैं गांधी जी को बख्श देता हूँ।